हाँ जी, क्या हाल है? तो एक मैंने अभी डिसोल्यूशन की वीडियो बनाई है, नई वाली। पहले वो पुरानी थी, उसको मैंने डिलीट कर दिया। एंड दिस इज़ अ वीडियो ऑन पार्टनरशिप के जो बाकी एंगल्स हैं। लाइक लेट्स टॉक अबाउट पार्टनरशिप चेंजेस फर्स्ट। अच्छा जी, अब पार्टनरशिप चेंजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? उसमें ये होता है कि पुरानी पार्टनरशिप चेंज हो के ना एक नई पार्टनरशिप बन जाती है, बिकॉज या तो कोई नया बंदा आ जाता है, तो इट कैन हैव एडमिशन और इट कैन हैव रिटायरमेंट, और सिंपली ये भी हो सकता है कि वही दो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दें और दे जस्ट ऑल्टर द एग्रीमेंट। सो दे हैव टू चेंज द पार्टनरशिप। लाइक अगर मैं और आप पार्टनर हैं 50-50, हमने बोला नहीं भाई 70-30 होना चाहिए, सो दैट्स ऑल्सो पार्टनरशिप चेंज। या हमने कोई नया बॉय बुला लिया, दैट्स ऑल्सो पार्टनरशिप चेंज। या अगर 3 लोग हैं, एक चला गया रिटायरमेंट, दैट्स ऑल्सो अ पार्टनरशिप चेंज। सो दीज आर पार्टनरशिप चेंजेस बेसिकली। अच्छा जी, तो अब जब भी पार्टनरशिप में कोई चेंज आता है तो हम करते क्या? इन तीनों में से कोई भी इवेंट हो जाए तो हमें क्या करना होता है? बेसिकली 2 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं ना, वो अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। तो एक रीवैल्यूएशन होती है एसेट्स की, क्योंकि भाई उन्होंने तो पहले के ख़रीदे होते हैं, तो जो भी मार्केट में वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब बिज़नेस तो आप आज एक तरीके से नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो दोबारा से एक नए पार्टनर के साथ, तो आप ये बोलते हो कि पुरानी जो भी अंडर स्टेटमेंट्स है, ओवर स्टेटमेंट्स हैं हमारी बैलेंस शीट में, उनको क्यों ना फिक्स कर दिया जाए ताकि बिज़नेस ज़्यादा नया लगे और एक रीवैल्यू हो जाए। तो उसमें क्या होता है भाई, आपके पास जो एसेट्स होते हैं आप उनको इंक्रीज़ भी कर सकते हो, मतलब उनकी वैल्यू इंक्रीज़ भी हो सकती है। लेकिन खुद से अपनी मर्ज़ी से तो नहीं इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन अगर लाइक जेन्युइनली वैल्यू बढ़ जाएगी तो यू विल इंक्रीज़ देम। तो आप एसेट्स को डेबिट करोगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे बढ़ाने के लिए। तो इंक्रीज़ जो होगा ना एसेट्स पे वो इधर आएगा। जैसे लेट्स से 7,000 के एसेट्स इंक्रीज़ हो गए, अलग अलग जो इंक्रीज़ हो रहे होंगे उनके अलग अलग इंक्रीज़ लिखेंगे। एक 7,000 से बढ़ गया, लेट्स से एक 5,000 से बढ़ गया। लेकिन अगर एसेट्स डिक्रीज़ होंगे तो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट करेंगे, तो उसको हम फिर डिक्रीज़ को हम इधर लिखेंगे। जैसे लेट्स से 3,000 से डिक्रीज़ हो गया एसेट्स, या कोई बैड डेट हो गया या कोई प्रोविज़न फॉर बैड डेट हुआ, तो वो हमने इधर लिखना है। जैसे लेट्स से ये फिर कोई डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो वो ये इधर आ गया, ठीक है। कोई भी आपको अगर लॉस होगा आप डेबिट पे लिखेंगे, फिर आप इनको टोटल करेंगे। ये साइड 12,000 है, ये साइड सिर्फ 6,500 है, तो मतलब 5,500 का अभी भी डिफरेंस है। इसको जो भी पार्टनरशिप का रेशो है, ओल्ड रेशो जो पुराने पार्टनर्स का है, क्योंकि रिवैल्यूएशन पुराने पार्टनर्स कर रहे हैं, नया वाला तो अभी तक आया ही नहीं है। उसमें हम जैसे लेट से अगर इक्वल रेशो है तो ये 2750 हमने उनको ए और बी को दे दिया, तो ये गेन और रिवैल्यूएशन उनका रिकॉर्ड हो गया। अगर पार्टनर जा भी रहा होगा तब भी पुराने रेशो में ही उसको बांटेंगे, हमेशा पुराने रेशो में रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। फिर एक सिचुएशन होती है गुडविल की, उसको समझाने के लिए लेट्स डू लाइक लेट्स से केस 1 वेयर अ पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड। तो लेट्स से भाई आपके पास ए का कैपिटल है और बी का भी कैपिटल है, ये 2 पुराने पार्टनर्स हैं, इनके पास ये कैपिटल 70,000 और 50,000 का है। लेट्स इनका रेशो 3:2 है, सही है। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि सी को एडमिट कर लेते हैं पार्टनरशिप में। सी को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप में, तो ऑब्वियसली सी कुछ लेकर आएगा, तो सी विल ब्रिंग लेट्स से 40,000 बाय चेक, and let's say you also bring the 5,000 की इन्वेंट्री। ये उसने बोला मैं बिज़नेस में ले आता हूँ, मुझे पार्टनर बना दो। उन्होंने कहा ठीक है, हम रेशो कर देंगे 3:2:1, तुम आ जाओ बेबी पार्टनरशिप में, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे ना एक चीज़ ये और करेंगे। पहले तो उन्होंने एसेट्स को रीवैल्यू किया। लेट्स अस्यूम वो एसेट्स यही लोग थे, ए और बी, जिसकी मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो उनको रिमेंबर 5,500 का गेन हुआ था, तो वो 2,750 से उन्होंने गेन बढ़ा लिया था। तो लेट्स से वो भी हुआ है, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई गुडविल
हम वैल्यू करेंगे इसके आने पे, गुडविल हम वैल्यू करेंगे 24,000 का। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये उनके जो बिज़नेस की मेहनत है पहले जो उन्होंने बनाई हुई है रेपुटेशन, ये उसके चार्जेस हैं जो ये कहते हैं भाई हम अपने कैपिटल को 24,000 से और बढ़ाएंगे क्योंकि हमने बिज़नेस की वैल्यू बनाई है। लेकिन वो क्योंकि जो वैल्यू बनाई है वो टेंजिबल नहीं है, तो उसको इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ मनी मेजरमेंट एंड प्रूडेंस। रिमेंबर दिस, ठीक है। मैं भी कॉन्सेप्ट पे भी एक वीडियो बना दूंगा पूरी, सही, वो भी देख लेना। अच्छा, तो बेसिकली हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम ये करेंगे, हम यहाँ 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ 3 कॉलम बनाएंगे। We have A, B, C and A, B, C and you got their capital accounts. So you got BD now. BD तो 70,000 और 50,000 होगा और इसका BD नहीं होगा क्योंकि ये बंदा अभी तक बिजनेस में आया ही नहीं है. You have to introduce his capital, so he brings some capital by bank, some by inventory. That goes on the credit side, 40,000 and 5,000. फिर एक रीवैल्यूएशन पे इनको गेन हुआ था, वो हमने पिछले इसमें किया था. तो लेट्स से दिस इज 2750, so then they have to record goodwill. Now what do we do with goodwill? So for goodwill I record goodwill here as 24,000 थी, तो पहले 3:2 के रेशो में मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा, फिर 3:2:1 के रेशो में मैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूँगा. तो जो गुडविल थी 24,000 की, उसका जो 3/5 होता है वो होता है 14,400, ठीक है. और जो उसका 2/5 होता है वो होता है 9,600. तो ये इधर आ जाएगा, इधर कुछ नहीं जाएगा. जब राइट ऑफ करेंगे तो 12,000, 8,000 एंड 4,000 ये इस तरह राइट ऑफ हो जाएगी. तो ये नोटिस ए को गुडविल के, अगर आपसे ब्लैक वाली एंट्रीज को देखें, 2,400 मिले बिकॉज ए ने अपनी गुडविल बेची है. बी को 1,600 मिले क्योंकि उसने भी बेची है. सी को देने पड़े 4,000 क्योंकि उसने ख़रीदी है. बेटा देखो, पहले ना जो बिज़नेस था ओल्ड, उसमें ए के पास 60% गुडविल थी, बी के पास 40% गुडविल थी. न्यू में क्या हुआ है, अब ए के पास 50% आ गई है गुडविल, बी के पास जो है वो 33.33% है और सी के पास जो है वो अब 16.66% है. So C has to buy this share from these two guys. So this guy is selling 10%, this guy is selling 6.66%. That's why इसको 2,400 का गेन हो रहा है. Then notice goodwill is 24,000. He has sold 10%, so he got 10% का पैसा अभी से, ठीक है. Then you can do the balance carry down. अच्छा, अगर ऐसे को बोलता कि यार अब ए और बी ने डिसाइड किया कि वो अपने कैपिटल को चेंज करके वो भी बढ़ा लेंगे क्योंकि इसने ये कैपिटल लेकर आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे आ जाता बैंक, ठीक है. देन यू कैन डू द बैलेंस कैरी डाउन. ओके. केस 2 होता है विच इज़ ऑन रिटायरमेंट. सो लेट्स अस्यूम कि आपको पता है कि यार एक बंदा है एक्स, वाई और जी और ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है. एंड देव गॉट कैपिटल ऑफ 70,000, 50,000 एंड 60,000 और इनका रेशो है इक्वल. दैट्स इट, इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है. अब सिचुएशन ये है कि वाई हैज़ टू रिटायर. वी डोंट नो वाई बट ही हैज़ टू रिटायर, ठीक है. अब जब वाई रिटायर करेगा तो मुझे आपको एक और चीज़ बतानी चाहिए. जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा ना तो वो शायद आपको करंट अकाउंट भी देगा, तो एडमिशन में भी, लेकिन एडमिशन में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते हैं, डिसोल्यूशन में जाते हैं. अब रिटायरमेंट में क्या होता है, जैसे लेट से इनके आपको करंट अकाउंट दिए हैं, तो ये 2,000 क्रेडिट है, ये 1,000 डेबिट है, ये 500 क्रेडिट है. तो वाई जा रहा है ना, तो वैसे इंपॉर्टेंट सिर्फ वाई का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट है, क्योंकि इसको भी हमें क्लोज करना होगा, ये डेबिट को. अच्छा खैर वो मैं भी समझाता हूँ. ओके. सो वाई हैज़ टू रिटायर. अब जब वाई रिटायर हो रहा होगा तो लेट से लोग गुडविल वैल्यू करेंगे, ठीक है.
पहले तो रीवैल्यूएशन भी करेंगे, रीवैल्यूएशन पे जो भी गेन होगा वो एक्स वाई जी को बढ़ जाएगा। लेट्स से इन्होंने नहीं करी रीवैल्यूएशन, अच्छा गुडविल इन्होंने वैल्यू करी भाई होगी 30,000। और जब वाई रिटायर हो जाएगा तो एक्स और जी जो है ना दे विल शेयर प्रॉफिट्स 3:2 के रेशो, ठीक है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। एंड एक्स विल मेक श्योर his capital, his जो 95,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, एक्स ने ये भी वादा कर दिया कि मैं अपने कैपिटल को 95 कर लूँगा, ठीक है। ये सिचुएशन है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और कि वाई जब जा रहा होगा ना, वाई हैज़ टू टेक ऑल हिज मनी बैक। तो हाउ डिड ही टुक दैट बैक, वो मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाते हुए बताता हूँ कि सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द सिचुएशन, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल, तो हम आराम से इनका कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इधर, ठीक है। तो वी हैव गॉट एक्स वाई जी एंड एक्स वाई जी, ठीक है। अच्छा, ओके, सो दैट्स देयर कैपिटल अकाउंट। सो यू गॉट बीडी। अब बीडी में हमारे पास तीनों की बीडीज हैं। सो यू गॉट 70,000, 50,000 एंड 60,000। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि वाई जा रहा है तो वाई का जो करंट अकाउंट है, सॉरी नॉट ऑन दिस साइड, शुड बी ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि वो डेबिट है, वो हम 1000 यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। अगर रीवैल्यूएशन हुई होती तो उसका जो भी प्रॉफिट होता वो भी हम तीनों में बांट देते इक्वली, क्योंकि इक्वल है रेशो। खैर, नाउ द गुडविल पार्ट। सो गुडविल हमारी है 30,000, तो हम पहले गुडविल को ओल्ड रेशो में लिखेंगे 10-10-10, एंड देन वी राइट इट ऑफ इन द न्यू रेशो विच इज़ 3:2 बिटवीन एक्स एंड वाई। एंड 30,000 की गुडविल है तो 3:2 होता है 18,000 एंड 12,000, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू रिकॉर्डेड द गुडविल। Okay, now Y since has to retire, so he will get all his money back. So अगर आप देखो Y का ना 60,000 ये है और 59,000 इस बिजनेस ने Y को देने हैं। तो अब क्वेश्चन में लिखा होगा कि जब Y हैज़ टू रिटायर, अगर लिखा हुआ है कि we paid him 20,000 by check, रिमेनिंग जो था वो लोन उसने हमें दे दिया, या वो बोल सकता है 20,000 का लोन दे दिया, रिमेनिंग चेक से दे दिया, या सारा लोन दे दिया। देखो अगर सारा ही लोन दे दिया होता ना तो हम यहाँ लिख देते लोन 59,000, सारा अगर चेक से दिया होता तो हम यहाँ लिख देते बैंक 59,000। 59 समझ आ रहा है, 50 + 10 - 1। सो बेसिकली अभी उसने बोला है कि हमने उसको 20,000 चेक से दिए, तो हमने उसको 20,000 चेक से दे दिए, बाकी कितने उसके बच गए, 39,000 बच गए, वो हमने उसको लोन दे दिया, उसने हमें लोन दे दिया, सॉरी। तो इसका कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया। अच्छा, जेड ने तो कोई मस्ती नहीं करनी है, तो जेड का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 58,000। ये कम क्यों हो गया, क्योंकि उसने अपनी गुडविल ख़रीदी है उसने थोड़ी सी वाई से, जब वाई बेच रहा था गुडविल, जब वाई जा रहा था बिजनेस छोड़ के। खैर वो छोड़ो, बस ओल्ड रेशो न्यू रेशो से काम हो जाता है। सो नाउ व्हाट अबाउट एक्स। अब कुछ नहीं लिखा होता ना तो मैं एक्स का भी कैपिटल कर देता 62, क्योंकि 70 + 10 = 80 - 18 62 हो जाता। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि एक्स विल मेक श्योर इज कैपिटल इज़ 95, तो हम एक्स के कैपिटल को यहाँ 95,000 कर लेते हैं। ये भी लिखा होगा बाय इन्वेस्टिंग बाय चेक या समथिंग, सही। सो हम यहाँ पे पहले से 95 कर देंगे, और 95 बनाने के लिए यहाँ पे एक बैंक की वैल्यू आएगी। अब वो बैंक की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो होगी 95 + 18 विच इज़ 113 - 80। सो दैट मीन्स ही हैज़ टू ब्रिंग 33,000 टू बेसिकली मेक श्योर दैट इज़ कैपिटल इज़ 95। ये मैंने वैसे ही एक अपना डाल दिया था, नहीं होता तो हम डायरेक्ट वैसे ही कर लेते, ठीक है। फिर आप इनको ब्रॉड डाउन कर लेंगे तो यू कैन गेट द कैपिटल वैल्यू। ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन पार्टनरशिप चेंजेस। अच्छा, कभी कभी प्लीज़ चेंज अगर
मिडिल में हो। जब भी हम अस्यूम कर रहे थे बंदा आया तो 6 महीने बाद नहीं आया, बस उसी वक्त आ गया, जो जिस वक्त के कैपिटल और करंट अकाउंट गया तो उसी वक्त चला गया। तो चेंज इन द मिडिल अगर कभी हो जाए, जैसे अगर वो बोले कि भाई ए और बी पार्टनर्स हैं और इनके कैपिटल हैं लेट्स से 70,000 एंड 30,000 एट 1 जनवरी, ठीक है, और इन्होंने ऑन 1 जुलाई सी को एडमिट किया। तो अब बेसिकली बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही होंगी, वो बाद में आए या पहले आए, लेकिन वो क्वेश्चन में ना आपको एक नेट प्रॉफिट दे देंगे। जैसे अगर बोले पूरे साल का नेट प्रॉफिट 40,000 है और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द ईयर, तो अब वो पहले आपसे ना कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद या कुछ करने से पहले वो आपसे बोलेगा भाई अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और वो आपको क्योंकि प्रॉफिट दे दिया ना तो उसको डिवाइड करना होगा। तो उसमें आपने ये याद रखना है कि भाई अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बोले 6-6 महीने का अलग अलग बनाओ, तो जो आप पहले 6 महीने का अप्रोप्रिएशन बनाओगे ना उसमें सी डालोगे ही नहीं, मतलब ए और बी के बीच में जो डील है उसके हिसाब से होगा। मतलब अगर उन्होंने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखा हुआ है तो वो भी उन्हीं को मिलेगा, कोई सैलरी है तो वो भी उन्हीं को मिलेगी, और उसको भी आप हाफ हाफ करोगे क्योंकि 6 महीने का बना रहे हो। और अगर अगले 6 महीने का बनाओगे तो वो सी के साथ बनाओगे। अगर वो बोल दे कि एक साथ बनाना है ना, एक ये भी फॉर्मेट यूज़ होता है, जैसे वो एक टॉम एंड जेरी वाला क्वेश्चन है, उसमें आपने फर्स्ट 6 मंथ का यहाँ बना दिया, लास्ट 6 मंथ का यहाँ बना दिया। जैसे नेट प्रॉफिट अगर 40,000 है तो आपने दोनों जगह लिख दिया 20,000। अब ये वाला नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी ओनली, उनकी टर्म्स पर, लेकिन ये वाला होना चाहिए ए एंड बी एंड सी, ठीक है। तो ये नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, फिर दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो करंट अकाउंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ थी, तो मैंने कहा आपको समझा दूँ। तो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टॉम एंड जेरी वाली वीडियो भी देख लेना तो उसमें भी समझ आ जाएगी, और इससे भी मैंने क्लास में भी कराया था। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इस दैट मिडिल में चेंज होगा तो आपने पहले जो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका ख्याल रखना है। अगर 9 महीने बाद चेंज हो तो 9 मंथ्स और 3 मंथ्स कर लो। बस ये याद रखो कि अगर जो भी सैलरी होती है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको आपने जैसे अगर 8 महीने का बना रहे हो तो यू हैव टू डू इनटू 8/12, ठीक है। और करंट अकाउंट में बस आप पूरी दोनों वैल्यूज़ को इसको और इसको ऐड करके डाल सकते हो फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, सही है। अच्छा, एक चीज़ और समझा रहा पार्टनरशिप में आप लोगों को कि कभी कभी ना जैसे कुछ सिंगल एंट्री में भी वो पार्टनरशिप दे देते हैं, मतलब वो इस तरह की हरकत करते हैं जैसे मैं आपको बोलूँ कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 एंड लेट्स से इनका जो कैपिटल रेशियो है वो भी सेम है, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा कि इनका कैपिटल कितना है, ठीक है। जो फिक्स कैपिटल है ना, जो मतलब करंट अकाउंट के बगैर वाला जो कैपिटल है इनका, जो कैपिटल अकाउंट वाला कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो लेट्स से हमें नहीं पता इनकी कितनी है, लेकिन जितनी भी है वो 3:2 में शेयर्ड है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यार इसके अलावा इफ़ आई टेल यू यार इस बिज़नेस के जो एसेट्स हैं उसमें जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनके पास वो 70,000 के, और जो करंट एसेट्स हैं वो 50,000, और जो इनकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो 10,000 की हैं, और जो इनके लोन्स हैं वो लेट से वो भी 10,000 के हैं, ठीक है, 10,000। और करंट अकाउंट जो है ना, करंट अकाउंट ऑफ ए में 3,000 का क्रेडिट बैलेंस है और बी में 2,000 का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब अगर वो बोले यार ये बताओ कि इनके कैपिटल कितना है, मतलब जो फिक्स कैपिटल हो कितना है यूजिंग दिस डेटा, तो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखें पार्टनरशिप में ना बेटा, देखो जो बैलेंस शीट अगर मैं बना लूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉन करंट एसेट 70 हैं, करंट एसेट्स 50 हैं, इसका मतलब टोटल एसेट्स 120 हैं। ये पार्टनरशिप में किसके इक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी जो हमें नहीं पता, प्लस करंट अकाउंट ऑफ ए एंड बी जो हमें पता है। एक का 3,000 क्रेडिट है, एक का 2,000 डेबिट है, तो ये माइनस में, और दे आर ऑल्सो इक्वल टू द लाइबिलिटीज़, इस मतलब लाइबिलिटीज़ भी प्लस करते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़।
ये हमें पता है 10,000 की हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी आल्सो नो इज़ दैट इन सब का टोटल होना चाहिए 120,000, ठीक है। तो अब 120,000 में से अगर मैं माइनस करता रहूँ, उल्टा चला जाऊँ, एंड इफ आई डू 120 minus 20 which is 100 plus 2 which is 102 minus 3 which is 99, तो 99,000 का इनका कैपिटल होना चाहिए बेसिकली। अब 99,000 का कैपिटल 3:2 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट्स में अगर आए तो मैंने इतना सोचा नहीं था। 99,000 3:2 99,000 into 3 नहीं 59,400 एक बॉय का कैपिटल है और दूसरे का होगा 39,600। This way you can calculate their capital also, so that's what I wanted to share. अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी पार्टनरशिप में ना आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो थ्रू बेसिकली एसेट्स एंड लाइफ। देखो, एक सिंगल एंट्री का एक तरीका होता है, वो ये होता है, जो अगर मैं आपको बोलूँ कि यार 1 जनवरी को जो एक पार्टनरशिप है उसकी ये सिचुएशन है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, और इनका कैपिटल है 50,000 और 40,000, और इनका जो करंट अकाउंट है इसका है 5,000 क्रेडिट, इसका है 2,000 डेबिट। ये 1 जनवरी को सिचुएशन है। और अगर मैं आपको बोलूँ यार 31 दिसंबर को इसी सेम बिजनेस के जो एसेट्स थे और जो लाइबिलिटीज़ थी वो ये थी, इनके एसेट्स थे 120,000 के और इनकी लाइबिलिटीज़ थी 10,000, ठीक है। ये 31 दिसंबर की थी। और अगर मैं आपको बताऊँ कि पूरे साल में जो ड्राइंग्स हुई हैं वो ए और बी ने कितनी की हैं। सो लेट्स से ए ने 6,000 निकाले और बी ने 5,000 निकाले। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप ये बताओ कि अच्छा डेट्स भी डाल देते हैं। लेट्स से ये 2017 है, ये भी 2017 है, ये भी 2017 है। अब अगर मैं पूछूँ 2017 का नेट प्रॉफिट कितना है, तो कैसे इसमें नेट प्रॉफिट कैसे निकालें ना, हमारे पास सेल ना कुछ है। तो यार इसका तरीका ये होता है कि देखो, एक इक्वेशन होती है सिंगल एंट्री की, जो हमने जब सिंगल एंट्री किया था तो आपको बताई थी। वो ये होती है, किसी भी बिज़नेस के लिए चल सकती है। वो होता है कि जो बिज़नेस की वर्थ होती है ना, लाइक नेट एसेट्स, लाइक कैपिटल भी बोल सकते हैं, या उससे बेहतर टर्म होता है नेट एसेट्स, क्योंकि कैपिटल में ना लोग समझते हैं सिर्फ कैपिटल। तो नेट एसेट्स का बेसिकली मतलब है कि किसी भी बिज़नेस के जो नेट एसेट्स होते हैं, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, वो बेसिकली एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं नेट एसेट्स एट स्टार्ट ऐड नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स ऐड एडिशनल कैपिटल should be equal to net assets at end। ये बेसिकली आपने वो लेवल में भी सीखा होगा यार, कैपिटल एट स्टार्ट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल शुड बी इक्वल टू कैपिटल एट एंड। द रीज़न आई एम कॉलिंग इट नेट एसेट्स इज बिकॉज पार्टनरशिप में कैपिटल जो होता है ना, वो सिर्फ कैपिटल नहीं होता, वो होता है कैपिटल प्लस करंट अकाउंट, क्योंकि ये भी कैपिटल ही होता है। सही, मतलब ये बस कैपिटल के नाम से नहीं पड़ा होता, बट इट इज़ कैपिटल, इज देयर प्रॉफिट बेसिकली, ठीक है। इसी तरह सोल ट्रेडर में तो क्योंकि कैपिटल ही होता है, तो इस वजह से आपको उधर आदत है बोलने की कैपिटल। खैर एनीवे, तो हम अगर इसको यूज़ करें तो हम ये यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो हम ऐसे निकालेंगे। देखें, इस बिज़नेस के जो नेट एसेट्स हैं शुरू में वो ये हैं, ठीक है। दे कैन बी ईजली कैलकुलेटेड बिकॉज if we add the capital account and the current accounts, we can gauge कि यार इनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में भी इतना ही डिफरेंस होगा।
क्योंकि बेटा देखिए एसेट्स पार्टनरशिप में होते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो अगर आप एसेट्स में से ये दोनों चीज़ें माइनस करते हो तो इट्स द सेम थिंग एज कैपिटल प्लस करंट। स्टार्टिंग में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिए, मैं आपको ये भी कर सकता था कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे देता, लेकिन नहीं दिया तो हम इससे भी निकाल सकते हैं कि यार इस बिज़नेस के जो नेट एसेट्स हैं ना वो होंगे 93,000 शुरू में, ठीक है। अच्छा, इस नेट एसेट एट स्टार्ट में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, उसको हम ले लेते हैं एक्स। ड्राइंग्स हम माइनस करते हैं, ड्राइंग्स टोटल हुई हैं 11,000 की। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू नेट एसेट्स एट एंड, क्योंकि एडिशनल कैपिटल तो कोई डाला नहीं है। अब नेट एसेट्स एट एंड जो है वो हमें यहाँ से मिल सकता है। तो हमें पता है एंड में इस बिज़नेस के पास कितने नेट एसेट्स थे 120, लाइबिलिटीज़ थी 10, तो इसका मतलब है ये बन गया 110,000। इसके थ्रू हम ढूंढ सकते हैं कि इस बिज़नेस ने प्रॉफिट कमाया होगा 121 माइनस 93 विच इज़ 28,000। ये ऐड होगा तो ये 121 बन जाएगा, बिल्कुल 28,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब अगले साल अगर मैं आपको बोलूँ वैसे ही कि यार 31 दिसंबर 2018 पे इनके एसेट्स इतने थे, लाइबिलिटीज़ इतनी थी, लेट्स सपोज 130,000 एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ सिर्फ 5,000 की थी। अब मैं बोलूँ 2018 का प्रॉफिट निकालो, ठीक है, वैसे ड्राइंग्स वर सेम एज 2017, प्रॉफिट निकल सकता है, ऐसे निकल सकता है भाई। हम बोलेंगे 2018 में जो नेट एसेट्स एट स्टार्ट हैं वो हो जाएंगे 110,000, क्योंकि 2017 के एंड पे थे। इस 110,000 में मैं एक्स को ऐड करूँगा, ड्राइंग्स अगर वही 11,000 है उसको माइनस कर दूँगा, दिस शुड बी इक्वल टू 125,000, क्योंकि एंड में ये है। फिर आप उधर प्लस कर लें 26,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप में अगर वो कभी बोलता है कि यार पार्टनर ने सैलरी विड्रॉ कर लिया और उसकी ड्राइंग्स में इंक्लूड नहीं किया हमने, तो हमें हमेशा ना उसकी ड्राइंग्स में उस सैलरी को ऐड करना होता है, क्योंकि पार्टनर अगर अपनी सैलरी निकाल ले तो इट शुड बी चार्ज एज ड्राइंग्स, बिकॉज सैलरी कुछ भी निकालेगा वो पार्टनर तो वो ड्राइंग्स में ही जाना चाहिए, सैलरीज में नहीं जाना चाहिए। तो कभी कभी जो है ना वो लेवल में भी बोलता था कि यार सैलरीज में डाल दिए, तो आप सैलरी से निकाल के उसको ड्राइंग्स में डाल दो। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में भी अगर वो बोले यार उसने इसके अलावा भी 2,000 की सैलरी भी निकाली हुई अपनी, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर दें उसकी ड्राइंग्स में, बिकॉज दैट्स इज टोटल। किसी भी क्वेश्चन में अगर बोले कि पार्टनर ने सैलरी निकाली है और वो उसकी ड्राइंग्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप हमेशा उसको उसकी ड्राइंग में इंक्लूड करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये बोला हो कि सैलरी निकाली है, ये ज़रूरी नहीं है वो अपनी सैलरी निकाले, सभी हो सकता है वो ना निकाले, तो इसलिए जब निकालता है तो उसकी ड्राइंग्स में इंक्लूड कर देते हैं। चलें जी, बहुत लंबी हो गई ये वीडियो।